Please give an energetic and warm welcome to the one and only Awadh Oja sir. हेलो सर, क्या हाल चाल? बैठिए जी, बैठिए। आइए। थैंक यू। इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है। आईएएस में कितने लोग हैं जो हर साल उसके लिए अपीयर करते हैं? 5 से 6 लाख के आसपास। और सीट्स कितनी है? 1000 अप्रोक्सीमेटली। तो जिनका हो जाता है उनके बारे में तो सब बात करते हैं, जिनका नहीं होता है, जिन्होंने पूरी जान लगाई और जिनका नहीं हुआ, उनका क्या होता है? उनके रिश्तेदार उनकी चिंता करते हैं। वो फिर उनकी चिंता करते हैं। नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है, मैं समझना चाहूंगा कैसे। मैं बता रहा हूं। हाँ। मैं दोनों मुद्दों पे बता रहा हूं। हम सब हारने से डरते हैं, और मजेदार बात है कि वो डर हमारी हार की वजह बनता है। 98% केसेस में हारने से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम जानते हैं अगर हम हारेंगे तो वो जो पीछे 3 लोग बैठे हैं ना, रिश्तेदार, रिलेटिव्स और फ्रेंड, वो जीने नहीं देंगे। आप जब भी आईएएस की तैयारी करें, पहला अटेम्प्ट आपका सीरियस अटेम्प्ट होना चाहिए। आपने तैयारी किया एंड बेसिक्स तैयार किए, आपने एडवांस कोर्स तैयार किया, आपने कम से कम मेंस के 1000 आंसर्स लिखे हैं और मिनिमम 10,000 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हैं, तब आप एग्जाम देने जाइए। सिर्फ एक अटेम्प्ट दीजिए। जिसने भी पहला अटेम्प्ट सीरियस दिया उसको दोबारा तैयारी नहीं करनी पड़ती, रिवीजन करना पड़ता है। भाई आप देखो ना, जितने सारे सेलेक्ट लड़के होते हैं उसमें बहुत सारे नौकरी कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर जॉब करते वक्त तैयारी हो सकती है? नहीं, जॉब करते वक्त तैयारी तो नहीं हो सकती, जॉब करते वक्त रिवीजन हो सकता है। 3 आवर्स पर डे, 4 आवर्स पर डे। तो मेरी एडवाइस ये है, क्योंकि ये एक बहुत रिस्की खेल है ये। मैं खुद ही बाहर हुआ और फिर मैं कितने लोगों को देखता हूं जो 5-5, 6-6 अटेम्प्ट के बाद बाहर होते हैं। तो जिनको भी इस गेम में शामिल होना है, एक अटेम्प्ट सीरियसली आपका होता है, बहुत अच्छा है। आपको मैक्सिमम रिस्क लेना है तो आप 2 ले लो, उसके बाद अपना काम शुरू करो जो आपका सेकंड लाइन थॉट था। कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, कोई मतलब जो भी आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं आप करो, लेकिन अपने वो रिवीजन वाले 4 आवर बचा के रखो। आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए थे सर? 4 अटेम्प्ट्स आपने दिए थे। और आपने कहीं से कोचिंग ली थी, यानी लाखों रुपए दिए थे कोचिंग में? नहीं, तब लाखों नहीं थे, तब हजारों थे। अच्छा, हजारों रुपए आपने खर्च करे थे और आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे। तो टोटल 4 साल में आपका कितना पैसा लग गया होगा? रहना, खाना, पीना, और आपने तो पूरी तैयारी करी होगी, साथ में कुछ और नहीं किया होगा? आई थिंक सो। कुछ नहीं किया, बिल्कुल। तो कितना आपका 4 साल में अच्छा खासा पैसा? 5-6 लाख रुपए लगे। 5-6 लाख रुपए उस समय लगे। आज के समय पे अगर किसी को कोचिंग लेनी है तो आई थिंक इससे 3-4 गुना, 5 गुना आराम से लगेगा। तो 15-20 लाख रुपए उस इंसान का लग गया, और वो है एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से। अब वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ना यहाँ करा ना वहां करा 4-5 साल बाद? हाँ, वही मैंने कहा कि अब आप, जब हमारे समय तो ठीक था, अब आप रिस्क पूरा नहीं ले सकते। यू हैव टू बी कॉशियस। अब इनको कॉशियस होना पड़ेगा कि ठीक है, जैसे बड़े सारे लड़के क्या करते हैं, वो 1-2 अटेम्प्ट ऐसे ही देते हैं। अब तो इनके पास 6 अटेम्प्ट है। ओबीसी हैं तो और ज़्यादा है, SC ST हैं तो और ज़्यादा है। और मैं कहूँगा आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आप 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा कभी मत मानिए। ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि आइडियली आपको अपने माइंड में ये रखना है कि एक ही अटेम्प्ट है मेरे पास में, मैक्सिमम अगर आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है तो 2 अटेम्प्ट है। उसके बाद में अपने काम पे ध्यान देना है और इसको एज अ रिवीजन की तरह देखना है, मतलब इसको साथ साथ में चलाना है। ये नहीं कि अपने 5 साल या 6 साल लाइफ के सारे यहीं निकाल दिए और सारा पैसा घर वालों का लगा दिया, या उन्होंने खेत बेच दिया या लोन ले लिया। ऐसी बहुत कहानियां मैंने सुनी है सर लोगों की, और बहुत ही दर्द होता है ऐसी कहानियां देख करके। ऐसे लोगों की जो कहानियां हैं वो उसको सुन करके बहुत ही बुरा लगता है अंदर से। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। सर, आई वांटेड टू आस्क हाउ टू फाइट द बेसिकली fear that we feel. Like there are lot many fears that we face, not only in studies but in each aspect of life. There is some kind of fear. How to fight that? How to come back? How to have that courage in life? फियर बड़ी प्यारी चीज है। हमने कुछ वर्ड्स को बड़ा निगेटिव बना लिया है। जैसे अब बच्चा है 2 साल का, उसको तो फियर होता नहीं, उसे कुछ पता नहीं, उसने कोबरा देखा, जाके पकड़ लिया। वो तो बाद में घर वालों ने देखा तो पता चला कि भैया कोबरा पकड़ के घूम रहा है। लेकिन हम बड़े हो गए ना, अब हम कोबरा देखेंगे तो वो हमारी बॉडी की जो मैकेनिज्म है वो हमें वार्न करेगी, अलर्ट करेगी। दैट इज नेचुरल फियर। वो अच्छी चीज है। जिस चीज की आप बात कर रहे हो वो फियर नहीं है, वो ओवर थिंकिंग है।
आज का जो युवा है वो फियर से परेशान नहीं है, वो ओवर थिंकिंग से परेशान है। अब ये ओवर थिंकिंग क्यों है, उस फैक्टर पे आते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह क्या है? ओवर थिंकिंग की वजह यह है कि आज का समाज इतना एक्सपैंड कर चुका है। यू आर आउटसाइड योर हाउस, तुमको तुम्हारी दोस्त मिल गई कि मैं कल लंदन से आई, क्या लाइफ है लंदन में यार, और मैं तो ये कर रही वो कर रही। आपको लगा हम ही पागल है यार, आईएएस की तैयारी कर। फिर शाम को किसी फ्रेंड का फोन आ गया कि मैं तो अब ऑस्ट्रेलिया जा रही हूं, मैं तो वहीं सेटल हो जाऊंगी। 90s में हमारे पास इतने स्कोप नहीं थे। हमारी जो लाइफ थी वहां ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं थी, आपने भी सर देखा होगा, क्योंकि हमारे पास इतने स्कोप नहीं थे। आज तुम्हारी जनरेशन में यू हैव मल्टीपल फील्ड्स, मतलब इतने सारे फील्ड्स ओपन है। तो जब तुम घूम के चारों तरफ देखते हो और तुम देखते हो कि तुम्हारे ही साथ के लोग बड़ी सारी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो तुम्हारा दिमाग भागना शुरू करता है। फिर क्या होता है, हमारे पेरेंट्स हमसे ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि बड़े हमको लेकर कॉशियस होते हैं। हाँ। एक हमने ओवर थिंकिंग की, हम अपना संभाल लें किसी तरह। हम घर के अंदर गए, मम्मी रो रही है कि वो निशा मिली थी, 20 लाख का पैकेज है उसका। दूसरा प्रेशर तुम्हारे ऊपर आ गया। ये जो प्रेशर हम मल्टीपल फेस करते हैं, तो एक तुम्हारा प्रेशर, एक माँ बाप का प्रेशर। पता लगा बुआ जी ने रात में फोन कर दिया, क्या कर रही हो जी? तुम सारे लोग प्रेशर से लड़ रहे हो इस वक्त, मल्टीपल फ्रंट पे। ये कोई फियर उयर नहीं है। ये प्रेशर दूर कैसे होगा, इस पे थोड़ी सी बात कर ले। जहां इंटरनल ताकत है वहां कॉन्फिडेंस है। आज का युवा क्या कर रहा है, बादाम का तेल लगा रहा है, बादाम की क्रीम लगा रहा है, बादाम का साबुन लगा रहा है, खा रहा गुटखा। आप लोगों को चूंकि हर तरफ प्रेशर झेलना है, तो प्रेशर झेलने का सबसे अच्छा तरीका होता है इंटरनल पावर। तभी तो मैं जहां भी जाता हूं एक चीज रिपीट करता हूं, योगा करो, ध्यान करो। ध्यान करोगे मन ताकतवर हो जाएगा। सर, आपने जैसे कि अभी बोला कि मेंटल स्टेट के लिए एक्सरसाइज करो, योगा करो। तो पहले तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, ठीक है। मैं सुबह से मतलब योगा एक्सरसाइज है मेरा डेली रूटीन है, करना भी और कराना भी। उसके बाद भी एट द एंड ऑफ द डे मैं डिप्रेस हो जाती हूँ। ये नहीं कि मन नहीं लगता, इस चीज़ में ही मन लगता है, फैमिली से भी पूरा मन लगता है, ठीक है। उसके बाद भी एंड ऑफ द डे डिप्रेस हो जाती हूँ। तो उसको डिप्रेशन कैसे कम करी जाए? हम किसके साथ रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे एक दोस्त मेरे साथ आ रहे थे आज से करीब 7-8 साल पहले, धौला कुआं से। रात का टाइम था और हम दोनों, मैं गाड़ी चला रहा था, हम इंडिया गेट के सामने से निकले तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब हम बुढ़े हो गए हैं। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा उतरो। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा उतरो तो, उतरो जरा। उतर गए, मैंने दरवाजा बंद करो, चले गए। आज तक मैंने उनसे बात नहीं की। वो उनसे पूछते हैं आज, अब तो खैर बात ही नहीं होती, पर वो बहुत उन्होंने कोशिश की कि अवध क्या हुआ? तुम दिन भर अपने आप को मोटिवेट करती हो, काम करती हो, जब तुम वापस घर में आती हो, अपने समाज में जाती हो, तो सब तुम्हारे मेंटल स्टेटस का थोड़ी है, वो तुम्हारी सारी ऊर्जा को खींच लेते हैं। इसीलिए तो माँ बाप हमारी संगत पे बड़ा ध्यान देते हैं। तुम्हें लगता होगा कि माँ बाप कितने बदमाश हैं, माँ बाप भगवान हैं। उनका एक्सपीरियंस तुम अपने दोस्तों को लेके जाया करो उनके सामने। कोई अल्ट्रासाउंड क्या करेगा जितना माँ बाप करते हैं, कोई स्कैनर क्या करेगा? सही बात है, देख के कोई फोटो कैमरा क्या फोटो खींचेगी, देख के बता देते हैं। बहुत बहुत दुष्ट है ये, इसकी आंख के नीचे देखो यहाँ निशान है, बहुत दुष्ट है ये। और वो लॉजिक भी बड़ी अच्छी सी देते हैं, कोई कुछ भी देते हैं लेकिन बड़ा अच्छा सा लॉजिक देते हैं। तो ये हमारे साथ होता है। इसलिए हमें पहले गुरुकुल भेजा जाता था, और आज की हमारी सोसाइटी इसको सिर्फ नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है। मैं अभी अब घर गया था, हमसे लोग कह रहे भैया 24 का चुनाव लड़ोगे? मैंने कहा यार पॉलिटिकल पार्टियां कह रही कि तुम सीधे प्रधानमंत्री बन जाओ। अननेसेसरी परेशान किए हुए, अननेसेसरी दूसरों से मत। और ये एक जगह का नहीं है, ये यूनिवर्सल हो चुका है। तुमने कह दिया कि मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ, अरे नहीं होता किसी का। तिवारी जी की लड़की दी थी, 2 साल बाद पागल हो गई। तुम इतने डिप्रेस समाज में रह रहे हो। वो तो महेश्वरी जी जैसे लोग हैं जिन्होंने बहुत लोगों को जिंदा कर रखा है।
जब आपको कोई सहारा नहीं होता, आपने टाइप किया संदीप महेश्वरी, एक वीडियो आ गया, आप रिलैक्स हो गए। जब आप इन्हें सुनते हो तो आपका टेम्परेचर हाई होता है। तो एक ही आदमी को आप सुनते हो ना जिससे टेम्परेचर हाई हो, हमको सुन लिया कुछ ज्यादा ही हाई हो गया। लेकिन 2 लोगों को छोड़ दो, 3 लोगों को छोड़ दो, 4 लोगों को, ऐसे 10-12 लोग हिंदुस्तान में है, पॉपुलेशन 1 बिलियन 50 करोड़। तो तुम 10 लोगों को सुनो और बाकी जो तुम्हारे साथ 500 जुड़े हैं वो तुम्हें तो नीचे ही ले जा रहे हैं। इससे बचो, अपनी सर्कल को थोड़ा सा रिजर्व करो। तुम किससे बात करते हो, कौन सा लिटरेचर पढ़ते हो, लिटरेचर पर ध्यान दो। जैसे मैं रश्मिरथ पढ़ता रहता हूँ, खाली हुआ, प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। ये जो बड़े बड़े मकान हैं, कभी किसी बाज को यहां रहते हुए देखा? कबूतर रहते हैं। क्या लाइन है, प्रसादों के कनकाब शिखर, कितने मतलब महलों के जो बड़े बड़े शिखर, उसमें सिर्फ कबूतर रहते हैं। प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता। कंचन मतलब सोना। लग्जरी नहीं चाहिए। तुम लोग इतनी लग्जरी चाहते हो, लग्जरी आदमी को मेंटली कमजोर बनाती है। मैं आश्रम में था, मैंने ज्यादा खाना खा लिया। मेरा एक नियम है, नो एक्सरसाइज नो फूड। मतलब अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। वहां एक बाबा जी, वो प्रेम में उन्होंने घी पे घी डालते चले, मैंने खा लो। फिर वो हुआ कि भाई यहाँ घूमेंगे, चारों तरफ जंगल है, डरा दिया इन लोगों ने। एक बार एक भालू एक आदमी की टांग काट के ले अरे मैंने कहा आज कोई भालू वालू नहीं आएगा, मैं जाऊंगा। फिर मैंने 4-5 लोगों को तैयार किया अपने साथ, उनको थोड़ा मोटिवेट किया कि जंगल में घूमने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। वो लोग भी तैयार हो गए कि चलो। तो हमारे साथ एक साहब अमेरिका से आए हुए थे, वो भी वॉक करने निकले, बोले हम भी चलेंगे। मैंने कहा भाई साहब क्यों जा रहे हो? कहते हम भी चलेंगे। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। 1 किलोमीटर के बाद उन्होंने मुझसे कहा मेरे बैग में यहाँ बहुत पेन हो रहा है। 1 किलोमीटर। तुम लोगों ने पता है अपने आप को कष्ट देना छोड़ दिया है। यू आर डाइंग फॉर लग्जरी, यू हैव बिकम वीक फिजिकली एंड मेंटली। थोड़ा थोड़ा सा कष्ट दो अपने आप को, थोड़ा टेम्परेचर हाई रखो, थोड़ा बड़े टेम्परेचर वालों के साथ रहो। हमने अपने आप को कष्ट, हम कौन सी नॉवेल पढ़ रहे हैं? हाफ गर्लफ्रेंड। अच्छी है, अच्छी है, अच्छी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ बोल देता हूं। अच्छी है मतलब आपने पढ़ी है। नहीं फिर कोई पकड़ निकाल लेगा, कोई वो क्लिपिंग निकाल लेगा, ओ गाली दे रहे थे। नहीं, आपने बहुत सारी गलतियां कर दी, आपकी जनरेशन ने अपने को कष्ट देना छोड़ दिया। हाँ। आप पढ़िए बड़े बड़े लोगों, अंबेडकर को पढ़ो, उनका जीवन संघर्षों का, प्रभु राम का जीवन पढ़ो। ये सब संघर्ष, ये सब लोग हैं जिन्होंने जीवन में लड़ाइयां लड़ी हैं। आपने उनको साइडलाइन कर दिया। आप राणा प्रताप के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, आपको वो पोएम याद ही नहीं है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आपको तो एक चीज बता दी, ट्विंकल ट्विंकल हाउ आई वंडर। आप वंडर किए जा रहे हो पूरी जिंदगी में। आपने कहा कि पूरे दिन मैं अपना काम करती हूँ, दैट इज फिजियोथेरेपी जो आप करते हैं, और शाम तक आते आते आपको थोड़ा सा डिप्रेस फील होता है, थोड़ा सा डाउन फील होता है, तो उसके पीछे क्या रीजन है आप बताइए। जैसे कि मैं बाकी पेशेंट देखती हूँ पूरा दिन में, हाँ। बट जब मैं घर पे आती हूँ तो मैं अपने मम्मी पापा को देखती हूँ। ठीक है। जो मैं उनको कहती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ये करना है, आपके लिए ये ज़रूरी है, वो ये नहीं करते। तो फिर वो मुझे डिप्रेस होता है कि मैं जब सबको सही करती हूँ और मैं अपने घर में ही सही नहीं कर पा रही। आप सबको सही नहीं करते हो, आप उन लोगों को सही करते हो जो आपके पास आते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो अगर आपके पेरेंट्स सही नहीं होना चाहते हैं तो उनको कौन सही करेगा? बेसिकली हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जो नहीं करना चाहता उसको भी करवाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल आप में से यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं और बैठे हैं जो कहते हैं कि भाई आप कुछ भी बोल दो, हम तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो, आप अकेले आ जाओ, आप साथ में हो जाओ, सर को ले आओ, आप 10 को ले आओ, हम तो नहीं बदलने वाले। उनका कोई कुछ कर सकता है? समझ गए? तो यहाँ पे किसका एक्चुअल में किसकी लाइफ बदलने वाली है? यहाँ पर हो सकता है कुछ साल बाद आप ही में से कोई यहाँ पर बैठा होगा, बट वो इंसान कौन होगा? जो खुद अंदर से बदलना चाहता है ना। यस सर, थैंक यू सर। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। मेरा संदीप सर से एक क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग जब आपकी वीडियोस देखते हैं तो हम लोग मोटिवेटेड हो जाता है कि हम लोगों को गवर्नमेंट से या फिर इन सब फील्ड्स में छोड़ के अपना कुछ स्टार्ट करना चाहिए जिससे देश में एंटरप्रेन्योर्स या फिर जॉब्स बढ़े। फिर हम लोग देखते हैं आप लोगों को कि भाई यूपीएससी में एक ऐसी पावर होती है जो हम करना चाहते हैं वहाँ पे हमको डायरेक्ट पावर मिलती है। जैसे कि मैं अगर एजुकेशन के फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ तो हमारे पास डायरेक्ट पावर होती है कि हम लोग वहाँ से कर सकते हैं।
तो मैं ऐसा, मेरे पास ये क्वेश्चन फिर मतलब दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन चलता रहता है। ना ना, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं चल रहा है ये। इसे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कहते, इसे कंफ्यूजन कहते हैं। मतलब एक गोल होता है ना, या फिर एक मतलब हमारे पास एक टारगेट होता है कि हम ये काम करने के लिए यूपीएससी में जा रहे हैं। नहीं, सरकार जो कहेगी वो करना है। हाँ, आई वाज अबाउट टू से दैट। आपका क्या गोल है? आप क्यों कर, और आप आपका नेता क्या थोड़ी है? target है? आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो थोड़ी है, घोषणा पत्र। आप एक राजपत्रित अधिकारी हैं, गैजेटेड ऑफिसर। आपका जो मिनिस्टर होगा फोन मिलेगा, मैडम जी ये कस्तूरबा गांधी प्लान में अभी तक कितना काम हुआ? जी सर, आई गिव द रिव्यू इन द इवनिंग सर। ओके, थैंक यू। ठीक है मैडम, बाय, खत्म। सो आपका कहने का मतलब है कि जो सिविल सर्वेंट बनते हैं या आईएएस ऑफिसर बनते हैं उनके पास कोई पावर नहीं होती? पावर होती है जब तक जनता अपनी पावर नहीं समझती। आज की डेट में इस देश में पावरफुल कौन है? जनता। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व। यस सर। ये जनता बेचारी पावर जानती है तो डीएम का ऑफिस में चले जाते, हुजूर। इसको बेचारे को पता है, नेता देखा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखा, क्या पैर छू लिए, तेरे फूफा है? नहीं भैया नहीं भैया, सांसद जी हैं। सांसद जी हैं तो क्यों पैर छू रहा है? तो पावर इस असलियत में इस देश की जनता के पास है। चूंकि वो जानती नहीं है, इसलिए तुमको इनके पास इनको काम करने का अधिकार है। ये है द राइट टू वर्क, द राइट टू इंप्लीमेंट। लेकिन चूंकि जनता अपने अधिकार को नहीं जानती, तो तुम्हें दूर से दिखाई पड़ता है कि अरे आप बेटा कंफ्यूजन से बाहर आओ, ठीक है? और ग्लैमर मत देखो। आप बेसिकली पावर नहीं देख रहे हो, आप ग्लैमर देख रहे हो। आपको जो करना है उसको डिसाइड कर लो आप, और उस रास्ते पे आगे बढ़ो कि आप कल किसी भी फील्ड के मुकेश अंबानी बन जाओ, अडानी बन जाओ, वॉरेन बफेट बन जाओ, बिल गेट्स बन जाओ। इस रास्ते पे जाओ। थैंक यू सर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि जो आपने बोला ना कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, सबसे पहले तो जो